स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज हम एक नए तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसे आयाम से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, मुखातिब कराने वाला हूं, जो इंटरनेशनल रिलेशन के प्रति आपकी जो सोच है, जो आपकी सोच का तरीका है, उसको बदलेगा। और इस सोच को बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक ऐसी इवेंट को लिया जाए जो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। यह कहानी है एटम बॉम्ब के बारे में, एटम बॉम्ब बनने के बारे में। शुरू करेंगे 1933। कुछ साइंटिस्टों का नाम लूंगा मैं, कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा मैं। प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, कुछ साइंटिस्टों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपने उनके नाम सुने हो सकता है आपने नहीं सुने हो, लेकिन इस कहानी को आप कहानी की जैसे भी समझेंगे तब भी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो 1933 में वर्नर हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट हैं जर्मन, जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। ये साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स की अच्छी पकड़ रखते हैं, क्वांटम फिजिक्स की समझ रखते हैं। ये अपना एक अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल भी देते हैं। अनसर्टेनिटी का ये प्रिंसिपल भी दे देंगे, इसके साथ इनको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड या फिर एक तरीके से जब नाम देने की बात आती है तो खुद एल्बर्ट आइंस्टीन ने इनका नाम दिया था। इतनी पहुंची हुई, इतने गजब की पर्सनालिटी, जर्मनी 1933। घड़ी को आगे बढ़ाते हैं, 1938 में पहुंचते हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स जैसी एक नई फील्ड तैयार हो जाती है। जर्मनी में न्यूक्लियस को तोड़ के देख लिया जाता है, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी होने लगती है। और जब न्यूक्लियस के बारे में स्टडी हो रही है तो इस चीज के दो आयाम निकलने वाले हैं। एक है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाएं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, जो कि इंडिया करता है, जो कि और भी नेशंस करते हैं। इसके साथ एक और चीज जो हो सकती है वो हो सकती है एटम बॉम्ब बनाना। अब एटम बम बनाने की बात है अगर, तो एटम बम इंडिया के पास भी है, हमने टेस्ट भी की है। और ये आप जानते हैं 1998 में इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया था। इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। मैंने बताया कि जो डॉक्ट्रिन है कि म्यूचुअल एश्योर्ड जो डिस्ट्रक्शन होता है, मैड जिसको हम कहते हैं, एक तो वो बात है, दूसरी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। दोनों बातों को हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं और इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। आपको मैड लिखना है या फिर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लिखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। पर यहां हम कहानी बहुत पहले की कर रहे हैं। इंडिया जब न्यूक्लियर स्टेट नहीं बना था उसके पहले की बात है। हम पहले एटम बॉम्ब बनाने की बात कर रहे हैं, हम एटम बॉम्ब बनाने की रेस की बात कर रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसे चालू होती है कि वर्नर कार्ल हाइसेनबर्ग को काम दिया जाता है, उनको लीडर बनाया जाता है जर्मनी के एटम बॉम्ब बनाने के प्रोग्राम को या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के प्रोग्राम का जो हेड है, जो सेनापति है, जो सिपह सलार है, वो बनाया जा रहा है वर्नर कार्ल हाइसेनबर्ग को। कहानी और आगे बढ़ती है, घड़ी को और आगे बढ़ाइए, 1944 पे आप पहुंचेंगे। 1942 से ही जर्मनी की जो पकड़ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कमजोर हो रही है। जर्मनी धीरे धीरे हार रहा है। लुफ्तवाफा जिनको इन्होंने पीछे कर दिया था, लुफ्तवाफा जो है उनके बारे में समझे तो जर्मनी की जो एयरफोर्स है उसको लुफ्तवाफा कहते हैं। उनको पीछे कर दिया गया और उनकी जगह पे जो उनकी मिलिट्री थी उनको आगे कर दिया गया। अब इसके बीच में भी एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी है। जो जर्मनी की आर्मी है वो चाह रही थी कि हमें भी इंपॉर्टेंस मिले, लुफ्तवाफा की वजह से वो इंपॉर्टेंस उनको नहीं मिल पा रहा है। या फिर आप देखेंगे सही मायने में किस तरीके से बैलेंस की दिक्कत आ रही है। लुफ्तवाफा को कहीं आगे करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं आर्मी को पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह भी आपको बात समझने की जरूरत है कि ऐसा कहा जाता था कि सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ से जो डिस्टेंस हफ्ते भर में पूरा करना चाहिए वो डिस्टेंस 2 दिन में ये जर्मन सोल्जर्स पूरा कर लेते थे। कहीं पर जर्मनी ने गलती यह की कि जहां उनको आर्मी की जरूरत थी वहां उन्होंने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, और जहां उनको एयरफोर्स की जरूरत थी वहां उन्होंने आर्मी का इस्तेमाल किया। सही मायने में इन्हीं गलतियों की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बुरे हाल थे 1942 में जर्मनी के। अब जर्मनी के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि कैसे हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं और न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करके हम इस जो पूरा जो रास्ता है या फिर जो फ्रेम है वॉर का उसको पलट दें। जो हार की अभी जो मुंह देखना पड़ रहा है, जो हार की परिस्थिति हो रही है उसको हमें बदलना है। इसके लिए जर्मनी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। न्यूक्लियर बॉम्ब के जो हेड हैं वो हाइसेनबर्ग हैं। 1944 में ये खबर जाती है कहां, अमेरिका। और अमेरिका को जैसे ही ये खबर पता चलती है तो अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको पता था कि अगर जर्मनी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो फिर जर्मनी को कोई नहीं हरा सकता और पूरा यूरोप जो होगा वो जर्मनी के हाथ में होगा। और हो सकता है उसके अलावा जगहों पर जर्मनी न्यूक्लियर अटैक भी करे। इसको सोचते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें ओपेनहाइमर, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा, फेनमैन।
इस तरीके के बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्टों को लगा दिया जाता है इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन में और उनसे कहा जाता है कि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करना है। अब ये कहानी बिल्कुल ऐसी है कि एक तरफ से हाइसेनबर्ग दौड़ लगा रहे हैं जर्मनी की तरफ से और एक तरफ ओपेनहाइमर दौड़ लगा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। आपको ये कितना आसान लग रहा है देखने में कि हाँ दोनों में से जो जीतेगा उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कैसे हो रहा है ये सवाल है। न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज बहुत ही डेंजरस तरीके से कर सकते थे अगर जर्मनी के हाथ में वो चीज आ जाती। इवन दो अमेरिका ने भी कोई खास काम अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी हिरोशिमा और नागासाकी पे अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए जापान को बम फोड़े, बम गिराए। यहां पर एक एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो कहानी का अगला मोड़ है, वो ये है कि अमेरिका ने ये सोच लिया था कि अगर हमारे साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब पहले ना बना पाए और हाइसेनबर्ग ने पहले बना लिए तो फिर क्या होगा। इसके लिए अमेरिका प्लान बी बनाता है और उनका प्लान बी था मॉरिस बर्ग या फिर मो बर्ग। अब ये मो बर्ग कौन है? एक और पर्सनालिटी जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है वो पर्सनालिटी है मो बर्ग, जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, अच्छी खासी जानकारी रखते हैं साइंस और दूसरी चीजों की, अपने एसेज वगैरह भी लिखते रहते हैं। मो बर्ग को भेजा जाता है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में और इस चीज के लिए भेजा जाता है कि अगर हाइसेनबर्ग एटम बम बना चुके हैं, एटम बम बनाने के बिल्कुल पास में है, उनको डाइल्यूट कर दिया जाए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उनको वेपराइज कर दिया जाए। जो वेपराइज वाली भाषा में बोल रहा हूं ये ऑरवेलियन भाषा है, जो जॉर्ज ऑरवेल राइटर हैं उनकी किताबों में वेपराइज का शब्द यूज करा जाता है जब किसी आदमी को आपको न्यूट्रलाइज करना हो या फिर जान से मारना हो। तो मो बर्ग को जो बंदूक दी गई थी उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर था, वो चाहते तो हाइसेनबर्ग को मार सकते थे अगर उनको ऐसा लगता कि हाइसेनबर्ग बॉम्ब बनाने के बहुत नजदीक है, बॉम्ब बना सकते हैं। साथ में मो बर्ग के लिए भी वहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो जर्मन गुस्तापो हैं जो ऑल टाइम हाइसेनबर्ग के साथ रहते थे वो मो बर्ग को मार देते या फिर मो बर्ग को सुसाइड करना पड़ता। ये सिनेरियो था और आप देखेंगे जैसे ही मो बर्ग वहां जाते हैं वो रियलाइज करते हैं कि हाइसेनबर्ग इज नॉट नियर टू मेकिंग एटम बॉम्ब, सो जिसकी वजह से हाइसेनबर्ग जो है उनको छोड़ दिया जाता है और मो बर्ग जो है वो वापस आ जाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, इसका एक और एस्पेक्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। उसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे अमेरिका जो है वो प्रोजेक्ट मैनहट्टन में सक्सेसफुल होता है, उनके न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं और उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी के किस्से हो जाते हैं। इससे हमें समझ में आ गया कि क्यों जर्मनी वॉर में हारा, और जर्मनी में कि वॉर में हारने के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल था वो हाइसेनबर्ग का भी था कि हाइसेनबर्ग अपने काम में अनसक्सेसफुल हुए। जब मो बर्ग की चर्चा हो रही थी, मो बर्ग हाइसेनबर्ग के बारे में जान रहे थे, तो वो दो सवाल पूछते थे कि हाइसेनबर्ग कुड और हाइसेनबर्ग वुड, क्या हाइसेनबर्ग कर सकते हैं, क्या हाइसेनबर्ग करना चाहते हैं। दोनों ही बातों के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे, क्योंकि हाइसेनबर्ग फिजिक्स में बहुत गजब के थे, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम कर चुके थे और नोबेल प्राइज मिल चुका था। तो वो कर सकते हैं इसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं था, पर वो करना चाहते हैं या नहीं इसके ऊपर सवाल था। बिकॉज वो हिटलर की जर्मनी में रह रहे थे, उनकी स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है कि आई लिव अ जर्मनी विच इज टू बी अ नाजी, क्योंकि वो नाजी पार्टी चला रही उसको, लेकिन उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं जर्मनी में रहता हूं और अभी उसको नाजी पार्टी चला रही है। सो ही वॉज अ पेट्रियट। शायद कहीं ना कहीं हाइसेनबर्ग का भी, जर्मनी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आया, उसमें हाइसेनबर्ग का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये कहानी जिसमें हमने बात की एटम बॉम्ब के बारे में, कि एटम बॉम्ब जर्मनी के पास ना आके अमेरिका ने बनाया, और जिसकी वजह से आज जो वर्ल्ड फोरम है, आज जो दुनिया का हाल है वो आप देख रहे हैं। शायद जर्मनी के पास एटम बम बन गया होता, एटम बम तैयार हो गया होता, तो आज दुनिया का जो नक्शा है वो थोड़ा सा अलग होता, चाहे बहुत ज्यादा अलग होता। ये थी चर्चा। आज हमने एक छोटी सी कहानी देखी एटम बम बनाने के बारे में। इसी तरीके से छोटी छोटी कहानियों से मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी एक बड़ी पिक्चर बनाएं इंटरनेशनल रिलेशन की और साथ में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार इंटरनेशनल रिलेशन की कहानियों को लेके।